हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम ऑडिबल? वेरी गुड मॉर्निंग। नाश। मेरे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो? आशीष। नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? अभिषेक। माधुरी। DS। प्रगति। बढ़िया। ठीक है। चलिए। हाँ यार। चलिए शुरू करें फिर। शैल वी स्टार्ट? तो कल हम कुछ लिख रहे थे, तो पहले एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ चीज़ों को, और फिर हम जो चीज़ लिख रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कल हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ना शुरू किया था। सेकंड कर्नाटक वॉर हमने पढ़ना शुरू किया था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, सेकंड कर्नाटक वॉर के बारे में हमने कारणों की चर्चा कर ली थी। हमने रीजंस के बारे में पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कोर्स ऑफ वॉर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब पांडिचेरी की संधि, डुप्ले की वापसी और डुप्ले का मूल्यांकन करना बाकी है। तो कल हमने ये जाना कि जो कर्नाटक युद्ध है, इसका सबसे प्रमुख कारण तो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शत्रुता का होना और दोनों के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का होना। जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रेंच हैं, इन दोनों के बीच में बहुत पुरानी एनिमिटी थी और दोनों के बीच में बहुत पुरानी ट्रेडिंग राइवलरी भी देखने के लिए मिलती है। और मुख्य कारण देखा जाए तो भारतीय परिस्थितियां, या तात्कालिक कारण माफ कीजिए, जो उसका तात्कालिक कारण रहा वो भारतीय परिस्थितियां रहा। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिसमें से दूसरा कर्नाटक युद्ध ऐसा है जिसका मूल कारण भारतीय परिस्थितियां हैं। इसमें हमने जाना था कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांस व अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है। इसी बीच में फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने एक तंजौर की समस्या का भी डिस्कशन किया था कि एक कारण इसमें तंजौर की समस्या भी है, तंजौर की प्रॉब्लम भी है। तंजौर में 2 बार उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1738 में जब तंजौर में सक्सेशन वॉर हुआ था, तो फ्रांस ने उसमें हस्तक्षेप किया था और कराईकल नाम की बस्ती को प्राप्त कर लिया। और दूसरी बार 1749 में, इस युद्ध की शुरुआत में, जब तंजौर में दोबारा से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, दोबारा से उसमें सक्सेशन वॉर हुआ, तो इस बार ब्रिटिशर्स ने उसमें हस्तक्षेप किया और देवी कोटाई नाम का स्थान प्राप्त कर लिया। हमने कल यह भी डिस्कस किया था दोस्तों कि कौन कौन से लोग कहाँ पर एक्टिव थे। तो हमने एक मैप डायग्राम बना करके ये समझने का प्रयास किया था कि हैदराबाद के नासिर जंग, जो कि निजाम का पुत्र है और फिलहाल नवाब बना हुआ है, सलावत खान निजाम का छोटा बेटा, और मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भांजा है। इसमें से नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन मिला था, जबकि सलावत खान और मुजफ्फर जंग को फ्रांस का समर्थन मिला था। वहीं दूसरी ओर आप कर्नाटक में देखें तो अनवरुद्दीन, जो कि ऑलरेडी नवाब है, और यह कर्नाटक के पुराने नवाब दोस्त अली का पुत्र है, और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। तो अनवरुद्दीन और उसके बेटे मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था। वहीं चंदा साहब और उसके बेटे राजा खान को फ्रांसीसियों ने समर्थन किया था। फिर हमने प्रमुख घटनाओं की बात की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बैटल ऑफ अंबूर, या अंबर का युद्ध इसे कहा जाता है। वेलार के पास एक जगह है। इसमें फ्रांसीसी और चंदा साहब मुजफ्फर जंग एक तरफ थे और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन दूसरी ओर था। इसमें अनवरुद्दीन मारा गया और अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो त्रिचनापल्ली भाग जाता है, और चंदा नवाब कर्नाटक, जो चंदा साहिब हैं, वो कर्नाटक के अगले नवाब बन जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अंबर के युद्ध के द्वारा कर्नाटक पर फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी बीच में हैदराबाद पर भी
फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित होगा। जब हैदराबाद के नवाब नासिर जंग को यह बात पता चलती है कि भैया यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है, तो नासिर जंग अपनी सेना लेकर के आता है। वह मुजफ्फर जंग को पहले बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में फ्रांस की सेना मुजफ्फर जंग की मदद करती है और नासिर जंग को भी मार डालती है। तो इस तरह अंबूर के युद्ध के बाद कर्नाटक पर चंदा साहब और हैदराबाद पर मुजफ्फर जंग का अधिकार हो गया, जो दोनों फ्रांसीसियों के समर्थक थे। इसके बाद हमने देखा था कि त्रिचनापल्ली के घेरे के बारे में हमने बात की थी कि त्रिचनापल्ली का घेरा हुआ था। तो त्रिचनापल्ली का घेरा कैसे हुआ? तो हम जानते हैं कि जब अंबर का युद्ध हुआ था तो अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली चला गया था। फ्रांसीसी और चंदा साहब को यही लगता था कि अंग्रेज इसकी मदद कर रहे हैं और हो सकता है कि कल के दिन यह हमें एक थ्रेट बन जाए, तो उन्होंने त्रिचनापल्ली पर अटैक करने का सोचा। तो चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना त्रिचनापल्ली की ओर निकल गई। अब चूंकि वो त्रिचनापल्ली की ओर जा रहे थे और अंग्रेज अभी तैयार नहीं थे, तो अंग्रेजों ने उनको रोकने के लिए तुरंत ही आरकट पर घेरा डाल दिया। और आरकट पर जैसे ही घेरा डाला तो उनकी सेना को वापस आना पड़ा। फिर वापस में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे, मोहम्मद अली था, दूसरी ओर फ्रांसीसी थे। तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसमें फिर कहा जाता है कि फ्रांसीसियों की हार हो गई और कर्नाटक अंग्रेजों को मिल जाएगा और जो हैदराबाद है वो फ्रांस के प्रभुत्व में रहेगा और दोनों के बीच पांडिचेरी की संधि होगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो कल हमने आपको लिखवा दिया था, मुझे बताएं लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था। हमने अंबूर का युद्ध लिखा था कि हैदराबाद का घेरा भी हो चुका है। एक बार बस मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या क्या हो चुका है। मतलब हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभुत्व ये हुआ है कि नहीं हुआ है? बताएं एक बार, लास्ट पॉइंट क्या था जो हमने कल लिखा है? यस, हैदराबाद का घेरा। ठीक, चलिए हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग बी। बी हेडिंग लगाएं। हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना। हेडिंग लगाइए सभी लोग, हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना। चलिए लिखेंगे इसमें, तो लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट, ठीक, इसी तरीके से लिखेंगे पॉइंट बना करके। तो ये आपने हेडिंग लगाई होगी, तो 1 2 3। चलिए पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। कर्नाटक पर कर्नाटक पर फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित होने के बाद कर्नाटक पर फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित होने के बाद हैदराबाद के नवाब हैदराबाद के नवाब नासिर जंग ने हैदराबाद के नवाब नासिर जंग ने 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। पहला पॉइंट इंग्लिश में लिखिए।
after after losing Karnataka, after losing Karnataka, the Nawab of Hyderabad Nasir Jung, the Nawab of Hyderabad Nasir Jung attacked on Karnataka, attacked on Karnataka on 1750, 1750. ठीक, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, आरंभ में, सॉरी प्रारंभ में मुजफ्फर जंग हार गया और उसे बंदी बना लिया गया, और उसे बंदी बना लिया गया। परंतु परंतु डुप्ले डुप्ले की कूटनीति कूटनीति परंतु डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करके, कूटनीति का प्रयोग करके नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को, परंतु डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करके नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को अपने पक्ष में शामिल कर लिया, अपने पक्ष में शामिल कर लिया। तीसरा पॉइंट लिखिए, परिणाम स्वरूप नासिर जंग की हत्या कर दी गई तथा डुप्ले व फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी ने, डुप्ले व फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया, हैदराबाद का निजाम बनाया। वहां पर नवाब को निजाम बोल रहे थे, यही अंतर था, हैदराबाद का निजाम बनाया। अगला पॉइंट लिखिए, हालांकि कुछ समय के बाद मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई, परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया, हैदराबाद का नवाब बनाया। इस प्रकार 1751 तक हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित हो गया, चलिए इंग्लिश में लिखिए सबसे पहले सेकंड पॉइंट, नासिर जंग won the battle and
Muzaffarjung was captured, and Muzaffarjung was captured. But but after the after the successful intervention of Dupleix, after the successful intervention of Dupleix, after the successful intervention of Dupleix, Nasir Jung was killed. Nasir Jung was killed as Dupleix Dupleix bribed as Dupleix bribed army personnel of Nasir Jung. Army personnel of Nasir Jung. Next point. Dupleix and French commander Dupleix and French commander Bussy Dupleix and French commander Bussy crowned Muzaffarjung as Nizam of Hyderabad. As Nizam of Hyderabad. Bussy Bussy. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. although after some time Muzaffarjung was killed by anonymous person thus French asked सलावत जंग. अब सलावत जंग कौन है? तो बताया था आपको हमने कि नासिर जंग का छोटा भाई है ना. फ्रेंच आस्क्ड सलावत जंग टू बी नेक्स्ट निजाम. This concluded the dominance of France. This concluded the dominance of France on Hyderabad and Karnataka. चलिए अगली घटना हेडिंग लगाइए. अगली घटना है त्रिचनापल्ली का घेरा. देखिए सीज ऑफ त्रिचनापल्ली. Siege of Trichinopalli. SIEGE. Siege of Trichinopalli. त्रिचनापल्ली तमिलनाडु में आता है दोस्तों, है ना. आज भी आप जाकर के देखेंगे तो आपको त्रिचनापल्ली दिखेगा और इसका डेट भी लिख लेना 1751 1752. ठीक है. त्रिचनापल्ली का घेरा 1751 1752. चलिए इसको लिखना शुरू कीजिए आप लोग. नहीं पता मुजफ्फर की कैसे, वो नहीं पता. चले लिखें इसमें. अगला मद्रास के गवर्नर थॉमस सैंडर्स ने
मद्रास के गवर्नर थॉमस सैंडर्स ने मद्रास के गवर्नर थॉमस सैंडर्स ने, सैंडर्स ऐसे लिखेंगे दोस्तों आप लोग, मद्रास के गवर्नर थॉमस सैंडर्स ने मोहम्मद अली की सहायता करने हेतु की सहायता करने हेतु 1751 में त्रिचनापल्ली की ओर एक सेना भेज दी, एक सेना भेज दी। इंग्लिश में लिखिए। मद्रास गवर्नर थॉमस सैंडर्स मद्रास गवर्नर थॉमस सैंडर्स sent sent a battalion sent a battalion to Trichinopalli to Trichinopalli on 1751 to protect and support Muhammad Ali. मोहम्मद अली। चलिए अगली घटना लिखिए। कर्नाटक या अर्काट का घेरा, सेज ऑफ अर्काट, सेज ऑफ अर्काट। सेज ऑफ अर्काट या अर्कॉट, अर्काट का घेरा। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों, रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों का ध्यान, रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने हेतु अर्काट का घेराव किया, अर्काट का घेराव किया। इंग्लिश में लिखिए। रॉबर्ट क्लाइव sieged the Arcot, Robert Clive sieged the Arcot to distract Chanda Sahab and French army, to distract Chanda Sahab and French army to distract Chanda Sahab and French army from Trichinopalli, from Trichinopalli। अगला पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव 53 दिनों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्नाटक में डटा रहा। इंग्लिश में लिखिए। रॉबर्ट क्लाइव seized the Arcot for 53 days
इन वेरी एडवर्स कंडीशन, इन वेरी एडवर्स कंडीशन। आखिरी पॉइंट लिखें, देखिए अंततः अंततः 1751 में, सॉरी, अंततः 1753 में अंततः 1753 में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य, अंततः 1753 में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ, एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें अंग्रेजों की ओर से जिसमें अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, मोहम्मद अली, मेजर लॉरेंस, मोहम्मद अली, मेजर लॉरेंस तथा मराठा सरदार तथा मराठा सरदार मुरारी राव तथा मराठा सरदार मुरारी राव लड़ रहे थे, जबकि जबकि फ्रांसीसियों की ओर जबकि चंदा साहब की ओर से, जबकि चंदा साहब की ओर से फ्रांसीसी, जबकि चंदा साहब की ओर से फ्रांसीसी। देखिए, इस युद्ध में इस युद्ध में इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई और कर्नाटक पर कर्नाटक पर पुनः कर्नाटक पर पुनः अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और कर्नाटक पर पुनः अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस युद्ध में कर्नाटक अंग्रेजों की विजय हुई और कर्नाटक पर पुनः अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंग्लिश में लिखिए, सेकंड और थर्ड पॉइंट अलग अलग करके। सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस लेड टू दिस लेड टू a conclusive battle a conclusive battle between Britishers between Britishers और ब्रिटिशर्स के ब्रैकेट में लिखो, ब्रिटिशर्स के ब्रैकेट में लिखो मोहम्मद अली, कॉमा कॉमा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, कॉमा मेजर लॉरेंस, मेजर लॉरेंस एंड मराठा सरदार मराठा सरदार मुरारी राव, मुरारी राव, ब्रैकेट क्लोज। दिस लेड टू अ कंक्लूसिव बैटल बिटवीन ब्रिटिशर्स, नाम आपने लिख लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया है, एंड फ्रेंच ब्रैकेट में लिखिए, फ्रेंच के ब्रैकेट में चंदा साहब, डुप्ले एंड बूसी, चंदा साहब, डुप्ले एंड बूसी। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। Britishers conquered this battle. Britishers conquered this battle and established their dominance. Established their dominance over Karnataka. Established their dominance over Karnataka.
बताओ क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दोस्तों जो हमने अभी देखे यहाँ पर, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने? तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब आपको परिणाम समझना है और फिर उसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा। बताइए, लिख लिया आप सभी लोगों ने? ठीक, चलो अब समझो आगे की चीजों को, पहले समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे, ठीक। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? तो सर ये जो सेकंड कर्नाटिक वॉर चल रहा है, इसमें अब तक हम दो चीजों की चर्चा कर चुके हैं। हमने पहले इसके कारणों का उल्लेख कर लिया कि आखिर इसके कारण क्या क्या थे। फिर हमने कुछ कोर्स ऑफ वॉर को भी डिस्कस कर लिया, अर्थात युद्ध किस प्रकार से हुआ ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमें इसका परिणाम जानना है, इसका रिजल्ट जानना है, इसका परिणाम क्या हुआ। देखो सब शुरुआत करते हैं पहले नंबर। तो आखिरी में हमें एक बात पता चल रही है कि सर जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो फ्रांस ने क्या कर लिया था दोस्तों? तो फ्रांस ने कर्नाटक पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था और कर्नाटक के साथ साथ हैदराबाद पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। तो कर्नाटक में उसने चंदा साहब को नवाब बना दिया था और हैदराबाद में आप जानते हैं कि सलावत जंग को नवाब बना दिया था, जो दोनों ही फ्रांस का समर्थन करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट का घेरा डाला तो वहां पर दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? दूसरे लोगों का समर्थन ले लिया। मैसूर की एक सेना भी रॉबर्ट क्लाइव को मिल गई। उसके अलावा मेजर लॉरेंस भी अपनी सेना लेकर के आ गया। फिर एक मराठा सरदार मुरारी राव भी अपनी सेना लेकर के आ गए। तो जो भारतीय राजा थे उनका समर्थन मिल गया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव और सैंडर्स ने लोगों को पैसे दे करके उन्हें खरीद लिया और अपने पक्ष में शामिल कर लिया। तो ये एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी जो सैंडर्स, जो उस समय मद्रास का गवर्नर है, और रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक सैनिक पद पर, सिंपल से पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति है, इन दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छी डिप्लोमेसी क्रिएट की। तो इसके बाद क्या होता है कि आरकाट में जो घेरा डला उसमें कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई, जो हमने अभी अभी देखा कि कर्नाटक का नवाब मर गया। और जैसे ही कर्नाटक का नवाब मरा तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? मोहम्मद अली को कर्नाटक का नया नवाब बना दिया। तो अब हमें आखिरी में ये पिक्चर मिल रही है, लास्ट में हमें ये पिक्चर मिल रही है सर कि ये कर्नाटक है, यहां का नवाब बन गया है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली दोस्तों किसका समर्थन? अंग्रेजों का समर्थन। बोलो यस और नो, ठीक है। और दूसरी ओर जो हैदराबाद है, हैदराबाद का नवाब कौन बना हुआ है? तो सर हैदराबाद का नवाब है सलावत जंग। और सलावत जंग को किसका समर्थन है? तो सलावत जंग को फ्रेंच का सपोर्ट है, फ्रेंच। ठीक, देख पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभुत्व। इसी बीच में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जो डुप्ले है उसकी चुगली कर दी जाती। तो 1700 तो 1753 में यह निर्णय लिया जाता है कि डुप्ले को वापस बुलाया जाए और अंततः 1754 में 1754 में डुप्ले, जो डुप्ले है उसे वापस बुला लिया जाता है फ्रांस। कारण क्या है? तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सबसे बड़ा कारण यही था कि डुप्ले यहां पर जो काम कर रहा था वो फ्रांस की भलाई के लिए ही कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी बात नहीं बताता था, जिस वजह से डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले की जगह गो डेयू को नया
फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भेजा गया। जैसे ही गोडेयू भारत आया, उसका पहला काम था कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, इस युद्ध को खत्म किया जाए। तो इस युद्ध को खत्म करने के लिए, अगर आपको युद्ध खत्म करना है तो अल्टीमेटली आपको क्या करनी होगी? संधि करनी होगी, ट्रीटी करनी होगी। तो दोनों पक्षों ने 1755 में, 1755 में पांडिचेरी की संधि की, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी की। ठीक है। और पांडिचेरी की संधि करके इस बात का निर्णय लिया गया कि जो भी प्रदेश हमने एक दूसरे के जीते हैं वो हम एक दूसरे को वापस कर देंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कही गई कि हम कभी भी भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। पर यह बात कह दी गई कि हम इंडियन किंग्स के इंटरनल मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो कुछ भी हमने एक दूसरे के क्षेत्रों को जीता है वो क्षेत्र हम एक दूसरे को वापस कर देंगे। तो आप भी जान रहे हो कि इस संधि में ये जो शर्त है ना कि हम एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कैसे चलने वाली थी। तो एक ही 2 साल में ये शर्त टूट गई और फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दूसरे युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुई। गोडेहू को भेज दिया गया भारत। डुप्ले जैसे काबिल गवर्नर को वापस बुलाना फ्रांस की एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जब गोडेयू ने पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए तो डुप्ले ने एक कमेंट किया फ्रांस में कि गोडेयू ने फ्रांस के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। मतलब फ्रेंच के, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिसरिस्पेक्टफुल थी बहुत ज्यादा ये ट्रीटी। डुप्ले ने ये बात अखबार में कही है। ठीक है। तो ये युद्ध का परिणाम होगा। ये डुप्ले को वापस बुलाया जाएगा और डुप्ले की जगह गोडेयू भारत आएगा, और गोडेयू जब भारत आएगा तो वो पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर करेगा। तो लिखें, चलिए एक बात बताऊं, देखो, रेफरेंस रीडिंग मत करो यार। ऑलरेडी आप इतना लिखोगे, इतना मैं लिखवा रहा हूं, सिर्फ इसी पे फोकस रहो। कोई आवश्यकता नहीं है आपको रेफरेंस रीडिंग की, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। आप ऑलरेडी इतनी क्लासेस कर रहे हो, है ना। अभी हिस्ट्री में भी हमें मैराथन लेनी पड़ेगी बीच में एक दो। तो रेफरेंस रीडिंग के लिए समय नहीं है। तो परेशान मत हो, सिर्फ इतना ही पढ़ो, इतने पे कमांड एस्टेब्लिश करो, वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ से बेहतर किताब पढ़ो। पीडीएफ में शॉर्ट रहता है नोट्स, जो क्लास में बता रहा हूँ वो डायरेक्ट डिटेल है। तो अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। दैट विल हेल्प यू। बट मेरा मानना है कि मत पढ़िए, इसी चीज पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो अगली हेडिंग लगाइए, परिणाम तथा पांडिचेरी की संधि। परिणाम तथा पांडिचेरी की संधि, कंक्लूजन एंड ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। इसमें पहला पॉइंट लिखें दोस्तों, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद हैदराबाद पर, हैदराबाद पर फ्रांसीसी, जबकि कर्नाटक पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद हैदराबाद पर, हैदराबाद पर फ्रांसीसी, जबकि
जबकि कर्नाटक पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले की युद्ध नीतियों के कारण 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया तथा चार्ल्स रॉबर्ट गोडेयू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। इंग्लिश में लिखें। फ्रेंच गवर्नमेंट, पहला पॉइंट लिखिए इंग्लिश में। दिस वॉर established French dominance on Hyderabad and British dominance on Karnataka. Second point. In 1754, French government called Dupleix back to France and appointed Charles Robert Godeau ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट गोडेयू न्यू फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। इस युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुआ, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। इस युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुआ, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। तो आपने पहला पॉइंट लिखा, दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा। अब इसके सब पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। देखिए, दिस war was concluded by Treaty of Pondicherry with following conditions। चलिए पहला पॉइंट लिखिए। दोनों कंपनियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दोनों कंपनियां भारतीय मामलों के
भारतीय राज्य शासकों के, माफ कीजिए, दोनों कंपनियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दोनों पक्ष भारतीय शासकों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का परित्याग कर देंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें। हाँ, दोनों पक्ष भारतीय शासकों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का त्याग कर देंगे। पहला पॉइंट लिखें इसमें, both the companies will not interfere in the internal matters of Indian states. Both the companies will not interfere in the internal matters of Indian states. ठीक, फिर दूसरा लिखें, सेकंड इसी में जैन इसका दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखें, both the companies officials will return the titles given by Indian kings। और तीसरा पॉइंट लिखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देंगे। Both the parties will return conquered territories of each other। Both the parties will return, कॉमा लगा के, conquered territories of each other। चलिए लिखें। अब एक कंक्लूजन लिखना है आपको। हाँ, सबका एक कंक्लूजन इस तरीके से। हालांकि इस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों को सलावत जंग ने हालांकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को सलावत जंग ने राजमुंद्री तथा एल्लोर जैसे क्षेत्र प्रदान किए और फ्रांसीसियों की स्थिति सुदृढ़ बनी रही। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव और सैंडर्स की सैन्य और कूटनीतिक सफलता ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया। तभी डुप्ले ने पांडिचेरी की संधि ब्रैकेट में 1755, तभी डुप्ले ने पांडिचेरी की संधि ब्रैकेट में 1755 की
आलोचना करते हुए आलोचना करते हुए कहा आलोचना करते हुए कहा कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में सब कुछ आएगा, आलोचना करते हुए कहा कि, सब कुछ इन्वर्टेड कॉमा में, गोडेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। गोडेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। इंग्लिश में लिखिए कंक्लूजन। Although the situation of French were is still good in India, although the situation of French was आएगा, the situation of French was still good in India as they got area of राजमुंद्री एक डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। एरिया ऑफ राजमुंद्री एंड एल्लोर, ELLORE, एल्लोर फ्रॉम सलावत जंग, but British dominance was showcased due to the military and diplomacy and diplomatic success of Dupleix and Sanders. This, the full stop लगा के, this is reflected in the statement of Dupleix. This is reflected into the statement of Dupleix about Treaty of Pondicherry, that अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी that देखें, गोडेयू लिखा हुआ है GODEHUE, गोडेयू signed the RUN, RUIN, Godeyu signed the RUN and disgrace of his country. ठीक, तो ये बढ़िया सा कंक्लूजन है। कभी भी आप द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में लिखें, ये कंक्लूजन जब आप लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ तो और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डुप्ले का मानना यह था कि अगर आप उस युद्ध को कंटिन्यू रखते तो अभी भी अंग्रेजों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी। हाँ, ये बात सच है कि आप एक जगह हार गए, फिर दोबारा से डुप्ले ने जब त्रिचनापल्ली पर अटैक किया तो डुप्ले फिर हार गया, लेकिन डुप्ले का मानना यह था कि अभी भी फ्रांस को ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति बड़ी कमजोर है, अभी उतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब जो अगली घटना होगी
कर्नाटक के तीसरे युद्ध में वो होगी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल करके रख देगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे का प्रयोग वो तीसरे कर्नाटक युद्ध में करेंगे और तीसरे कर्नाटक युद्ध को जीत करके वो फ्रांसीसी प्रभुत्व को भारत से खत्म कर देंगे। तो ये बड़ी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना, जो डुप्ले हाईलाइट कर रहा था। और बाद में आप देखें कि आज भी जो फ्रांस के इतिहासकार हैं, आज भी जो फ्रेंच हिस्टोरियन हैं, वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि अगर डुप्ले वहां पर रहा होता तो शायद 1-2 सालों के बाद आपको वापस से वो जगह मिल जाती। ठीक, तो ये हमने सारा युद्ध के बारे में चर्चा कर ली। अब जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है कि सर डुप्ले असफल क्यों हो गया। और एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि डुप्ले का मूल्यांकन कीजिए। ये ऐसे प्रश्न बहुत बन जाते हैं कि डुप्ले का मूल्यांकन कीजिए, डुप्ले की असफलता के कारण क्या थे। तो हम इस तरह से एक आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि डुप्ले का मूल्यांकन किस तरह होगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई है क्या आपको? आर वी क्लियर? अच्छा, उसको प्लीज ठीक कर लीजिए। उन्होंने कहा है डुप्ले की जगह क्लाइव होगा, प्लीज उसको ठीक कर लीजिए, एजीएस यूजर। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। हाँ, मैंने ठीक करा दिया, मैंने ठीक करा दिया केजीएस यूजर। ठीक है, चलिए, तो अब आप अगली हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग इसी के तहत चल रहे हैं अभी अपन। हाँ, तो चौथी हेडिंग लगाइए, डुप्ले की असफलता के कारण। डुप्ले की असफलता के कारण, रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ डुप्ले। रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ डुप्ले। चलिए, पहले हम एक इंट्रो लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? हम इंट्रो लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम उसके फेलियर के रीजन को लिखेंगे और फिर हम उसका एक कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक, लिखें। ये एक आंसर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से कि डुप्ले का मूल्यांकन कीजिए। तो लिखेंगे, इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, पहले देखो, अभी जो मैं बोल रहा हूं इंट्रो, फिर असफलता के कारण, फिर कंक्लूजन। देखिए, डुप्ले का जन्म, डुप्ले का जन्म 1697 में हुआ था। डुप्ले का जन्म 1697 में हुआ था। डुप्ले का जन्म 1697 में हुआ था। डुप्ले वॉज born on डुप्ले वॉज born on 1697। 1720 में, 1720 में वह वह एक अधिकारी के रूप में, 1720 में वह एक अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में पांडिचेरी, पांडिचेरी में नियुक्त हुआ था। 1720 में वह एक अधिकारी के रूप में पांडिचेरी में नियुक्त हुआ था। ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड एज एज a high class officer, as a high class officer at Pondicherry, at Pondicherry in 1720, in 1720। लिखते जाइए, अभी फुल स्टॉप लगा के लिखते जाइए।
1742 में 1742 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनने से पूर्व 1742 में 1742 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनने से पूर्व पूर्व वह चंद्रनगर चंद्रनगर का गवर्नर बना था। चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर बना था। वह चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर बना था। बिफोर बिफोर बिकमिंग बिफोर बिकमिंग बिफोर बिकमिंग द गवर्नर governor of French territories in India, governor of French territories in India in 1742, in 1742, कॉमा लगा लीजिए, he was governor of French settlement of Chandranagar. He was governor of French settlement of Chandranagar. लिखिए इसी में कंटिन्यू। 1742 में 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर बनने के बाद 1742 में 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर बनने के बाद फ्रांस की आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। उसने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। ठीक है। प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सफलता के बाद भी निम्नलिखित कारणों के चलते डुप्ले को वापस बुलाया गया। इंग्लिश में लिखिए। He initiated the political expansion policy in India. He initiated the political expansion policy in India after 1742 due to the poor economic condition of French government. Due to the poor economic condition of French government. He was called back to France. He was called back to France even after the success in First and Second Carnatic War. Even after the success in
फर्स्ट एंड सेकेंड कर्नाटक वॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ठीक, अब ये लिखोगे आप कारण। चलो, 3-4 कारण है, लिखो। पहला कारण लिखो, पहला कारण लिखो, कंपनी के संचालकों को, कंपनी के संचालकों को वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से अवगत ना करवाना, कंपनी के संचालकों को वास्तविक स्थिति से अवगत ना करवाना। He did not give complete information to French government, दूसरा लिखिए, फ्रांसीसी कंपनी तथा सरकार की, फ्रांसीसी कंपनी तथा सरकार की खराब आर्थिक स्थिति, फ्रांसीसी कंपनी तथा सरकार की खराब आर्थिक स्थिति। इंग्लिश में, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रेंच कंपनी एंड गवर्नमेंट, फ्रेंच कंपनी एंड गवर्नमेंट। अगला लिखिए, फ्रांस की ओर से, फ्रांस की ओर से सही समय पर सहायता ना मिलना, फ्रांस की ओर से सही समय पर सहायता ना मिलना। डिड नॉट रिसीव फ्रेंच गवर्नमेंट असिस्टेंट ऑन राइट टाइम, डिड नॉट रिसीव फ्रेंच गवर्नमेंट assistant on right time। अगला लिखिए, नेक्स्ट, टू प्ले रॉबर्ट क्लाइव की तरह सैनिक गुणों से युक्त नहीं था, टू प्ले रॉबर्ट क्लाइव की तरह सैनिक गुणों से युक्त नहीं था। डुप्ले वॉज एन ऑफिशियल, डुप्ले वॉज एन ऑफिशियल नॉट अ मिलिट्री कमांडर लाइक रॉबर्ट क्लाइव। और ये उस समय बड़ा जरूरी था कि आपके पास अगर सैन्य गुणवत्ता है, आप सैन्य में हो, तो आप ज्यादा बेहतर सिचुएशन को समझ सकते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक अधिकारी था, तो वो समझ पाया चीजों को, है ना। डुप्ले उतना नहीं समझ पाया। आखिरी, डुप्ले ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करने हेतु कर्नाटक से सेना को हटाया। डुप्ले ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करने हेतु कर्नाटक से सेना को हटाया। अगर वो कर्नाटक से सेना को वापस नहीं बुलाता तो शायद कभी भी रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक को कैप्चर नहीं कर पाता। डुप्ले आस्क्ड फ्रेंच मिलिट्री फ्रॉम कर्नाटक टू अटैक ऑन त्रिचनापल्ली, फ्रॉम कर्नाटक टू अटैक ऑन त्रिचनापल्ली। एक और कारण लिख लीजिए, अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति
फ्रांस की तुलना में काफी बेहतर थी। अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति फ्रांस की तुलना में काफी बेहतर थी। मरीन पावर ऑफ ब्रिटिश was far greater than that of France. Marine power of the British was far greater than that of France. ठीक। अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति फ्रांस की तुलना में कहीं अधिक थी। अब एक कंक्लूजन लिखें। लिखें। इन कारणों के बाद भी मालिसन जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि डुप्ले इन सब कारणों के बाद भी मैलिसन जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि डुप्ले एक अत्यंत योग्य फ्रांसीसी गवर्नर था और उसे वापस बुलाना फ्रांसीसी इतिहास की महान गलतियों में से एक है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच इन इंडिया में लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कि अगर डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह जाता तो बंगाल का धन अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांस की गोद में जा गिरता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इंग्लिश में लिखें। आफ्टर all the reason historians like Malson after all the reason historian like Malson believed that Duplay was very talented and capable governor and French decision to call back Duplay was the biggest mistake
इन फ्रेंच कॉलोनियल हिस्ट्री, इन फ्रेंच कॉलोनियल हिस्ट्री। देखिए, इन हिज बुक, इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, in his book History of French in India, he wrote that he wrote that inverted comma में, if Duplay Duplay states, if Duplay had stayed, if Duplay have stayed 2 more years in India, 2 more years in India, Bengal could be the territory of French, not the British. Bengal could be the territory of French, not the British. ठीक है, चलिए, तो ये डुप्ले का एक मूल्यांकन है। इस डुप्ले के मूल्यांकन के बाद इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न के रूप में एक बन सकता है। तो एक प्रकार से मैंने आपको एक उत्तर लिखवा दिया कि कभी भी ये प्रश्न आए कि डुप्ले का मूल्यांकन कीजिए, डुप्ले की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, यही चीजें आपको लिखना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक, तो अगली हेडिंग लगाइए, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा दोस्तों कि ज़रूरत नहीं है आपको कि अलग अलग नोट्स आप बनाएं, बहुत सारे नोट्स के पीछे आप भागें। आप खुद देखिए कि जितना आप लिख रहे हो इतना मोर देन इनफ है आपकी परीक्षा के लिए, है ना। इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक, तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।